नमस्कार, ओंकार आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय समर। हमारे साथ हैं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव परवीन सिंह जी। परवीन सिंह जी, ओंकार आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम जानेंगे परवीन जी से कि जदयू की क्या योजना है। दिल्ली चुनाव में इन्होंने हिस्सेदारी की लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। आगे झारखंड के लिए क्या सोच रहे हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए क्या इनकी योजना है, बंगाल है, असम है, कई स्टेट में अगले वर्ष चुनाव होने को हैं। तो परवीन जी, अगले वर्ष बिहार, बंगाल, असम में चुनाव होने को है, पार्टी की क्या योजना है? देखिए, बिहार और झारखंड जदयू की प्राथमिकता है। ठीक है कि झारखंड में इस बार हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से संगठन की खामियों के कारण, वोट के पोलराइजेशन के कारण हम लोग बहुत सफल नहीं हो पाए, बल्कि कहा जाए कि एकदम सफल नहीं हो पाए। लेकिन चूंकि जदयू का और समाजवादी विचारधारा का एक आधार रहा है झारखंड बिहार दोनों, बिहार में तो जदयू एस्टेब्लिश्ड है तो झारखंड हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा भी चूंकि राष्ट्रीय दल के रूप में हम अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं तो बहुत सी स्टेट में संगठनात्मक ढांचा हम लोगों ने तैयार कर लिया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 75 लाख हमारे सदस्य बनाए जा चुके हैं, जिसमें कर्नाटक है, आंध्रा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, कुछ नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं। एक त्रिपुरा में तो हम विपक्षी दल की भूमिका में हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो संगठन को हम लोग धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। संगठन बढ़ाने का एक माध्यम भी होता है चुनाव। लेकिन चुनाव में हमारे मुद्दे कौन होंगे, चुनाव में हमारे पास लीडरशिप क्या रहेगी, झारखंड के लिए आज एक ये विषय है कि हमारे मुद्दे और लीडरशिप क्या है। फिर हम दिल्ली और सेंट्रल स्तर पे एनडीए के पार्ट हैं, तो एनडीए के पार्ट होने के नाते कहीं ना कहीं अब हमको ये भी तय करना पड़ेगा कि हम हर एक जगह एनडीए के पार्ट रहें या फिर हम अपना अस्तित्व अलग से हम अपनी पहचान बनाएं। इसमें भी अभी विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है। यह तय है कि बिहार में हम एनडीए के साथ ही, एनडीए के हिसाब से ही हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी बात स्टेट में हम देखेंगे कि परिस्थिति के हिसाब से हम फैसला करेंगे। तो क्या बिहार चुनाव में चेहरा ही नीतीश कुमार रहेंगे या फिर कोई नए? हाँ, नहीं, ये तो चेहरा तो एनडीए के ही चेहरा के रूप में तो सब लोग मान चुका है। भारतीय जनता पार्टी के उस तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषणा कर चुके हैं, जो अभी गृह मंत्री हैं, कि भाई हमारे चेहरा जो बिहार के अंदर है वह नीतीश कुमार ही रहेंगे। अगर हम झारखंड की बात करें तो सरकार का गठन हो गया है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं। यहाँ स्थानीयता को लेकर के काफ़ी विवाद हो गया है। 1932 की खतियान की बात हो रही है, जबकि सिस्टम में चले तो भारत हमारा है। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य जा सकते हैं, दूसरे राज्य के लोग तीसरे राज्य आ सकते हैं। अब 1932 का, देखिए, 32 का जो आंकड़ा है, एक तो सर्वे हर एक 10 साल के बाद होना चाहिए। सरकार के खामियों के कारण, सरकार की काम करने की कमियों के कारण सर्वे नहीं हुआ, और जो सर्वे हुआ है वह भी सही नहीं है। जो 1980 में जो सर्वे हुआ, जो कि लगातार 10-15 वर्षों तक होते रहा, एक दो जिलों में पब्लिश्ड हुआ, लातेहार जैसे जिले पे फिर से उसको कैंसिल कर दिया गया सर्वे को। ये 32 का डर खत्म करके अगर ये अथी हो कि भाई 4th ग्रेड की नौकरी, चपरासी की नौकरी, भाई जिस प्रखंड में अगर ब्लॉक में चपरासी की नौकरी मिलती है, निकलती है, वैकेंसी निकलती है, तो हम उस ब्लॉक के लोगों को दें। अगर जिले में अगर हमारी चपरासी की नौकरी की वैकेंसी निकलती है तो हम उस जिले के लोगों को दें। उसमें हम एक कर सकते हैं कि भाई जो बाद में भी आके बसे हैं, तो अगर चपरासी की नौकरी कौन मांगने आएगा? कोई गरीब व्यक्ति मांगने आएगा, कोई अमीर व्यक्ति चपरासी का नौकरी मांगने नहीं आएगा। तो अगर वो होता है तो ठीक है भाई, ऐसे बाहर से भी जो लोग आए हैं, बाद में भी जो बसे हैं, जो वहाँ की ज़मीन खरीद लिए हैं, उनके लिए हम 10% आरक्षण कर दें, 15%, 20% आरक्षण कर दें। क्योंकि हिंदुस्तान से किसी भी कोना से अगर कोई आदमी आके बसा है तो उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम जहाँ बसे हैं वहाँ पर हम सुरक्षित हैं। और स्थानीय लोगों को भी काम मिलना चाहिए। इसलिए काम मिलना चाहिए कि हो सकता है किसी कारण से वो वंचित रहे हों अगर इस तरह के नौकरियों से, तो उनको भी उसका पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर स्थानीय स्तर पे, खासतौर पे 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड की नौकरी, टीचर की नौकरी जो है, अब हर गांव में पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, तो इसमें बहुत टेक्निकल नहीं जाके कि किसने टेट पास किया, किसने बीएड किया, किसने टीटीसी किया। क्लास 5 तक तो कोई भी व्यक्ति पढ़ा सकता है, जिसको अगर आप साल में एक बार बढ़िया से ट्रेनिंग दे दीजिए कि कैसे पढ़ाया जाता है, तो मुझे लगता है पढ़ा सकता है।
और बल्कि इसमें 100% महिलाओं के लिए आरक्षण कर देना चाहिए, 50% नहीं बल्कि 100% अगर सही में यहाँ पर शिक्षा, क्योंकि वो कम पैसे में अपने घर पर रह के अपने घर को संभाल के उसके 3 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई स्कूल होता है तो वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और बच्चों को जब मदर का अथी मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो बच्चे भी स्कूल आएंगे। खाना तो ठीक है। 1932 का एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी तो सामने आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ साक्षरता थी नहीं। चाहे पोस्ट मास्टर साहब जो लिख दें, मुंशी जी जो लिखते हैं, उसी को माना जाता था। तो 1932 की खतियान की बातें जो बार बार आती है, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ करके, वो इसको उठाते रहे हैं। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगा कि भाई 1932 का खतियान की बात हो रही है तो बहुत लोग तो यूं ही छट जाएंगे। ये आखिर क्यों, ये समाज में इससे एक दरार का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है? 32 के खतियान से जो 32 के बाद आए हैं, छटने का तो वही छटेंगे। और इसमें कुछ ट्राइबल भी छट सकते हैं जिनके पास की कोई खतियानी कोई उनका अधिकार नहीं है कहीं पर। जैसे बिरहोर एक जात होता है जो प्लाइनवादी रहता है, ऐसे जो प्रीमी ट्राइब, बहुत से ऐसे प्रीमी ट्राइब आपको, हाँ, जो प्रीमी ट्राइब आपको मिलेंगे जिनका कहीं पर कोई आधार नहीं मिलता है। अगर उनसे खतियानी मांगा जाए तो सरकार को कंप्लीट एक पॉलिसी बनानी चाहिए। पॉलिसी में कि भाई हम प्रीमी ट्राइब के लिए हम क्या करेंगे, बाकीबाद ट्राइब के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ का जो सदियों से बसे हुए हैं जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए हम कौन सी पॉलिसी अपनाएंगे, जो बाहर से आए हैं यहाँ पर। तो इस झारखंड को बनाने में सबका कुछ ना कुछ भूमिका रहा है। कोई एक बंदा ये नहीं कह सकता है कि भाई हमने झारखंड को बनाया है। और आदिकाल में भी आए हैं तो वो भी झारखंड को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। भूमिका इस मामले तो जंगल झाड़ को खेत बनाए, सड़क बनाए, तो भूमिका सबकी रही है। अब सबकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, लेकिन किसी व्यक्ति का हक नहीं मारा जाए। अगर कोई यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है जो बरसों से गांव में पड़ा हुआ है, जिसका शिक्षा का अलग नहीं जगा पाया, शिक्षा की ज्योति उस तक नहीं पहुँच पाई है, तो ऐसे लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं हो। इन दोनों बात को बैलेंस करके ही यहाँ पर सुशासन किया जा सकता है। वरना हमेशा एक पक्ष डरता रहेगा, एक पक्ष आक्रामक रहेगा। सरकारें बदलेंगी, फिर वो पक्ष डरेगा, फिर दूसरा पक्ष आक्रामक रहेगा। तो ये डरना और आक्रामकता, इसको जब तक खत्म नहीं करेंगे और ये जब तक विश्वास नहीं होगा कि जो शासन करने वाला व्यक्ति है वो सभी के लिए सोच रहा है। नहीं, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बिहार से बंगाल से जब बिहार अलग हुआ उस वक्त का पॉपुलेशन देख लें, बिहार से ये अलग हुआ उस वक्त की जनसंख्या को देख लें, तो यहाँ विकास के लिए टाटा जैसी कंपनी की स्थापना हुई, एचईसी बना, सेल बना, बोकारो बना, तो सब लोग तो बाहर से ही आए। और जहाँ के जो आते हैं वहाँ के हो करके रह जाते हैं। इन लोगों के लिए क्या सोचना चाहिए सरकार को? नहीं, सरकार को सबसे पहले विस्थापन नीति पे फोकस करना चाहिए कि भाई सरकार का झारखंड का विस्थापन नीति क्या होना चाहिए। अगर विस्थापन नीति इसका अगर ढंग से बनेगा कि जिनको जो ज़मीनें जो विस्थापित हुए हैं, चाहे माइनिंग से हों या फैक्ट्री लगने से हों या बड़े बड़े डैम से, बांध से हों, उनको स्थापित कैसे किया जाए। ये बात भी कटु सत्य है कि जो ज़मीन से जो वंचित हुआ है, झारखंड का जो जनमानस है, ज़मीन से जो वंचित हुआ है, वह आज हाशिए पे चला गया क्योंकि उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। उनके पास कागजात नहीं, हाँ, कुछ है ही नहीं उसका दिखा सके। और नहीं, उनको स्थापित नहीं किया गया। अगर उस समय, जिस समय ज़मीन से वंचित हुआ था, उस समय अगर उनको कहीं स्थापित कर दिया जाता तो आज वो खेती गृहस्थी, क्योंकि यहाँ का एक सामाजिक जीवन, जो गाँव का सामाजिक जीवन है, उसको तुरंत अगर आप शहरीकरण कर देंगे, क्योंकि झारखंड के गाँव को आप देखेंगे तो आदमी, मनुष्य के साथ जानवर की बहुत महत्ता है, मनुष्य के साथ पेड़ पौधे की बहुत महत्ता है। बिना जानवर का झारखंड का लोग गांव में रह ही नहीं सकता है। उसको ऐसा घर चाहिए जहाँ पर कि गाय भी 2-4 ठो रहे, बकरी भी अधिक कर ले, जो संस्कृति में बसी हुई है, पेड़ पौधा रहे जहाँ पर पूजा पाठ कर लेते हैं, तभी जाके सही झारखंड की पहचान हो पाएगी। तो सरकार कभी भी नीति इस तरह से बनाती है तो या तो सीधे सीधी शहरीकरण कर देती है, कंक्रीट का जंगल बनाना शुरू कर देती है। बड़े बड़े अभी भी अगर आप देखेंगे झारखंड में तो गाँव में, बहुत सुदूर गाँव में, जंगलों में आपको अचानक कोई बड़ा सा घर दिख जाएगा। क्यों बना था? तो कोई ट्रेनिंग सेंटर बना था, आज वो ट्रेनिंग सेंटर वीरान हो गया है। तो झारखंड को बनाने के लिए एक ठोस नीति क्या हो सकता है? झारखंड में सबसे अच्छा जो काम हुआ है कि सड़कें अगर यहाँ की दुरुस्त हुई हैं, जिसके कारण थोड़ा सा विकास का किरण पहुँचा है। लेकिन सड़कें, बिजली, ये सुविधा का पैमाना हो सकता है, विकास का पैमाना नहीं हो सकता है।
विकास का पैमाना सही माने में अगर देखेंगे तो शिक्षा ही हो सकता है। शिक्षा के अलावा विकास का दूसरा विकल्प नहीं है। अब जितना शिक्षित लोगों को कर सकते हैं तो खुद ब खुद भी लोग विकास कर लेंगे। कभी भी जनता को भीख दे के विकास नहीं किया जा सकता, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जनता को उसके पैरों पे खड़ा होने के लिए सिखाना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा। और अभी तो लगातार सरकार ऐसा कर रहा है कि हम तुम्हारे लिए ये दे रहे हैं, हम तुम्हारे लिए दे रहे हैं। माने सरकार दानी है और बाकी बात यहाँ की जनता भिखमंगा हो गई है। तो ठीक ही कहा प्रवीण जी ने कि शिक्षा से ही विकास हो सकता है। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए, हम तुरंत आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम प्रवीण जी से जानना चाहेंगे कि शिक्षा से तो विकास होगा, लेकिन अभी जो पूरे देश का माहौल बन निकला है, एनआरसी, सीएए, इसको लेकर के तमाम जगह पर धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इस बारे में जदयू क्या सोचती है? देखिए, सीए का तो जदयू सपोर्ट करती है और ये बात ठीक है कि थोड़ा सा राज्यसभा में जिस ढंग से गृह मंत्री जी ने पेश किया था सीए को कि भाई हम कास्ट वाइज पेश कर दिया, जबकि कास्ट वाइज पेश करने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि आप देखेंगे कि देश जब आज़ाद हुआ था तो जो पुराना हिंदुस्तान था वो एक तरह का था कि भाई कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ नहीं जाएगा। तो बहुत से मुसलमान भी यहाँ से, बिहार से, यूपी से भाग के पाकिस्तान गए, जिनको वहाँ पर मुजाहिर कहा गया। उनके साथ भी बदसलूकी जब शुरू हुई तो इंग्लैंड ने उनको नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कर दिया कि ऐसे सारे मुसलमान इंग्लैंड उनको सीधे नागरिकता प्रदान कर देगी। लेकिन वहाँ बसे हुए जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो किसी भी जात के हों, अल्पसंख्यक, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था, तो उसको लेके जब भारत ने चिंतित हुआ, महात्मा गांधी जी ने भी इसको कहा कि भाई एक चिंता का विषय है कि आखिर ये अल्पसंख्यक मारे जाएंगे, इनके संस्कृति पे हमला होगा, इनके महिलाओं पे हमला होगा, तो ये क्या करेंगे। तो नेहरू जी के ज़माने में ही 1956 में ही कानून बनाया गया कि हम ऐसे लोगों को शरणार्थी शिविर में रखेंगे और आफ्टर 12 ईयर हम इनको नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, जो कि एक जटिल प्रक्रिया के तहत, उसमें बहुत से प्रक्रिया। तो अभी के जो संशोधन में सिर्फ इतना ही हुआ है कि उस प्रक्रिया को 5 साल करके और थोड़ा हल्का किया गया है। नागरिकता देने का प्रावधान तो कोई भी सरकार अपने हिसाब से करती है। अब अदनान सामी को नागरिकता प्रदान किया गया मात्र 1 साल के एप्लीकेशन पे, जो पाकिस्तान का रिनाउंड गायक था, उसको 1 साल के अंदर नागरिकता दे दी गई। इसमें इतना हो हल्ला नहीं होना चाहिए। एनआरसी का जहाँ तक सवाल है, तो जहाँ आवश्यकता है एनआरसी का, हर एक जगह इसको लागू भी नहीं करना चाहिए, हर एक स्टेट में इसको लागू भी नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार को बैठ कर देखना चाहिए कि भाई जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ, क्योंकि हर कंट्री का एक अपना रजिस्टर्ड होता है, उसके नागरिक का रजिस्ट्रेशन, शायद आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ये कोई अचुंभा चीज़ नहीं है कि भाई एनआरसी। लेकिन यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक भ्रम फैलाया गया है कि एनआरसी लागू हो जाएगा तो इसको भगा दिया जाएगा, उसको भगा दिया जाएगा। नहीं, चिंता की बात यह है कि चकमा भी आए हमारे यहाँ, चकमा के भेष में बाकी सारे लोग चले आए। चकमा को हम लोगों ने रखा, लेकिन उनके भेष में जो लोग चले आए चकमा बन करके, तो स्थितियां खास करके असम की कहें या नॉर्थ ईस्ट की कहें तो थोड़ी सी स्थितियां अस्त व्यस्त हो गई। आज खास करके बांग्लादेशी जो है हमारे यहाँ के श्रम बाजार को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। देखिए, असम का जो समस्या है वो सीए है, असम का समस्या एनआरसी तो उनके फायदे की चीज़ है। अगर असम के स्टेट को आप देखेंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा आरोप है कि हमारी भाषा और हमारी संस्कृति पे हमला है, हमारी भाषा खत्म कर दी गई है। बांग्लादेश से जितने आए सब बांग्ला, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। भाषा तो उनका बांग्ला ही रहा है। असमिया भाषा को एकदम गौन कर दिया गया है। और चूँकि बांग्लादेश से आए इसलिए उर्दू भी बोलते थे, बांग्ला के अलावा थोड़ा बहुत उर्दू भी बोलते थे। फिर उनका रहन सहन जो था, संस्कृति था, वो कंप्लीट बर्बाद कर दिया गया है। तो अगर वहाँ पर एनआरसी होता, इसलिए देखे होंगे कि पहला बार जब एनआरसी वहाँ पर लागू किया गया तो बहुत से हिंदू मास भी वहाँ पर उसके अथी में आ गए। जो सेना में 20 साल नौकरी कर लिया वो भी उसके दायरे पे आ गया। तो सरकार को पहले तो जनता से बात करके उसको, बल्कि लागू करने के पहले एक बहस छिड़वा देता। इसके लिए बड़े बड़े सेमिनार होते, छोटे सेमिनार होते। मानसिक रूप से पहले इसको अथी करना चाहिए था, तैयार करना चाहिए था कि यहाँ के आवाम को
हिंदुस्तान के आवाम को कि इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या घाटे हैं। कोई भी देश, चाहे किसी भी कौम का लोग हो, तो अपने देश को धर्मशाला नहीं बनाना चाहता है। आप किसी भी दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, अपने घर को तो हाँ, कोई नहीं बनाना चाहता है। तो ऐसा नहीं कि, लेकिन थोड़ा सा जो हिंदू मुस्लिम करके इसको जो बाइफरकेट किया जा रहा है, यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। एक बार पॉलिटिकल पार्टियों में डिस्कशन होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा में जाने के पहले इसको जनता के फोरम पे एक बार डिस्कस होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद जो तरीका है संविधान पास करने का, केवल लोकसभा में बहुमत के आधार पे हम पास करेंगे, तो उसको करना चाहिए था। लेकिन जनता को इसको एक बार इसका बहस इसको जनता के बीच में करवाना चाहिए। सरकार को क्या रोटी कपड़ा और मकान की बात नहीं करनी चाहिए? लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं जिससे एक असंतोष जैसा नजर आ रहा है। हाँ, रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, लेकिन देश के रक्षा के लिए थोड़ा सा समर जी ये भी जरूरी है कि भाई ऐसा नहीं कि हमारा देश एकदम कंप्लीट का कंप्लीट धर्मशाला बन जाए और फिर यहाँ के सारे लोग हाशिए। जैसे अभी आपने कहा कि वहाँ की श्रम शक्ति भी प्रभावित हुई आसाम के, थोड़े दिन के बाद पूरे देश की अगर ये स्थिति हो जाएगी कि यहाँ पर हमारे लोग श्रम करेंगे ही नहीं और सिर्फ तो निकम्मे हो जाएंगे, और जिस दिन देश का नागरिक निकम्मा हो जाएगा, देश फिर गुलाम हो जाएगा, किसी न किसी के अंडर में देश चला जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। रोटी कपड़ा मकान के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। और जिस तरह का शहरीकरण हो रहा है, शहर की ओर लोग भाग रहे हैं, रोजगार गांव में ही उपलब्ध होगा। इस बात को सरकार को समझना चाहिए कि गांव में, और गांव में लोग पहचाने भी जाते हैं कि कौन आदमी बाहर से आया है, कौन आदमी लोकल है। बड़े बड़े शहरों में नहीं पहचाने जाते हैं, कलकत्ता जैसे शहर में नहीं पहचाने जाएंगे, दिल्ली में पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान के किसी गांव में आप चले जाइएगा, आप ही के गांव में कोई भी 4 आदमी भी बाहर का चला आएगा, तो आप 1 मिनट में पहचान लीजिएगा कि भाई ये आदमी कहाँ से आया है, इसको हम खेत में काम करने देंगे या नहीं दें। तो सरकार बिना विवाद किए हुए भी चीज़ों को ठीक कर सकती है। नहीं, व्यवस्था तो अपने यहाँ है ही, पंचायती व्यवस्था है। शहर की बात अगर कहें तो यहाँ वार्ड पार्षद हैं, वार्ड पार्षद लिख करके देंगे, या वार्ड पार्षद भी देखते हैं कि कौन हमारा मतलब भारतीय है या कौन हमारे मोहल्ले का है। ये तो अपने यहाँ व्यवस्था ऑलरेडी है ही। अगर दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो झारखंड की बात करें तो देवघर है, बासुकीनाथ है, जाइए तो वहाँ पूर्वजों की पूरी लिस्ट पड़ी हुई है कि हाँ कहाँ से कौन आए, किस गांव से हैं और वो किस खानदान से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी व्यवस्था तो ऑलरेडी है हमारे यहाँ, इसी को चुस्त दुरुस्त करने की क्यों जरूरत नहीं है? हिंदुओं के यहाँ, हिंदुओं का तो मिल जाएगा मंदिरों में, ईसाइयों का नहीं मिलेगा। गिरजाघर है, समझे, गिरजाघर में वार्ड पार्षद हैं। हाँ नहीं, वार्ड पार्षद मुखिया है। हैं। वार्ड पार्षद के साथ एक समस्या है कि चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं। चुनाव लड़ने वाले लोगों की अपनी कमजोरी होती है, अपनी मजबूती होती है। चुनाव के फायदे घाटे के हिसाब से वो काम करते हैं। देखिए, एनआरसी और सीए, मैंने कहा ना कि असम के लिए सीए थोड़ा सा हानिकारक है। उनको लगता है कि सभी कोई लोग हिंदू को भी दे देगा तो वो भी हमारी संस्कृति पे एक तरह का अटैक है। बल्कि वो चाहते हैं कि एनआरसी हो जाए, जो भी बाहर का लोग हैं यहाँ से बाहर चले जाएं। तो पूरे देश में, लेकिन एक बार इसको पता तो चले कि कौन लोग हैं यहाँ के, कौन लोग नहीं है, किन के साथ क्या समस्या है। अब सरकार भी ये जो कहती है कि भाई सीधे हम उठा के कोई कैंप में रख देंगे, सरकार नहीं कहती है, लोग कहते हैं। सरकार की क्या मंशा है हमको नहीं पता है अभी। तो एक बार जब ये होगा तभी पता चलेगा कि भाई किसके साथ क्या समस्या है, किसके पास कागज है, कौन प्रूफ कर सकता है कि नहीं कर सकता। लेकिन ओवैसी टाइप के लोगों का यह कहना है कि मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, मैं हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानूंगा, मैं अति नहीं करूंगा, ये भी अतिवादी है। इतना हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी लोगों को इतना अति बोलने का अति हक किसी को नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अति बोल रहे हैं तो ये भी कम नहीं बोल रहे हैं। दोनों के बोली में कोई बहुत अंतर नहीं है। कभी कभी तो लगता है चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो ऐसे विवादों से अगर देश को सुधारना है तो ऐसे विवादों से बचना पड़ेगा। तो रोजगार को लेकर के जदयू की क्या सोच है? क्योंकि अभी रोजगार का क्या कहें, जो लोग काम कर रहे हैं करोड़ों की संख्या में उनकी छटनी हो चुकी है। देखिए, रोजगार के लिए हम लोगों ने बिहार में जो काम किया है कि गांव का जो विकास करने का पीछे मकसद यही कि गांव में रोजगार अगर उपलब्ध होगा तो गांव में कहाँ पर रोजगार होगा। अगर वहाँ पर पीने के लिए पानी मिलेगा तो पलायन नहीं होगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो पलायन नहीं होगा।
अभी भी शिक्षा में हम लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए हैं। पूरे देश में अगर केरल को छोड़ दीजिए तो कहीं भी शिक्षा में कोई काम नहीं। साक्षरता का परसेंटेज भी समझे ना, नहीं शिक्षा में काम ही नहीं हुआ है। ऐसे केरल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, लेकिन शिक्षित लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर। साक्षरता तो एक अलग चीज़ है, वहाँ पर शिक्षित लोग ज़्यादा हैं। अब टीचर कहीं भी चले जाइए देश के किसी कोने में तो केरलियन मिल जाएंगे। नर्स अगर किसी भी कोने में चल जाइए तो झारखंड में भी एक खूबी हो सकती है। ट्राइबल में दो खूबी है, सेवा भाव उनमें बहुत रहता है। अगर नर्स और टीचर का काम अगर हम, इसीलिए मैंने कहा कि गाँव में 5 क्लास तक का एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट झारखंड के महिलाओं के हाथ में दे देना चाहिए। 100% उसको रिजर्वेशन करके, कोई पुरुष उसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि पुरुष के 10 तरह के काम होते हैं। महिला अगर स्कूल जाएगी तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगी, वो भाग भाग के नहीं आएगी। मोटरसाइकिल स्कूटर उसके पास नहीं रहेगा कि तुरंत स्टार्ट किया, थोड़ा चाय पीने गए, पान खाने गए, सिगरेट खाने गए, ये सब नहीं करेगी। ठीक है, वो बैठ के जाड़े के दिन में स्वेटर बुन लेगी तो वह भी एक काम ही करेगी, कुछ ना कुछ निर्माण ही करेगी। तो थोड़ा सा सरकार को माने एकदम जमीनी स्तर पे सोचना पड़ेगा कि भाई हम कैसे इसका डेवलप कर सकते हैं। और जिसको यहाँ की भौगोलिक स्थिति के विषय में पता है वो यहाँ की चीज़ों को डेवलप कर सकता है। और शिक्षा में जिस दिन अगर आप चीज़ों को ठीक कर लीजिएगा तो आप खुद ब खुद विकास करने लगिएगा। अब पता नहीं सरकार में बैठे हुए लोग शिक्षा के विषय में सोचते क्यों नहीं है। तो क्या बिहार, बंगाल, असम की महिलाएं उम्मीद करें कि जदयू 33% टिकट देगी? देखिए, परसेंटेज टिकट का हम लोग घोषणा करते हैं, लेकिन टिकट तो समर जी चुनाव जीतने वाले लोगों को दिया जाता है, इससे हम भी अछूते नहीं हैं। सिर्फ कोटा दे देने से महिलाएं अगर राजनीति में, वो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ और सेल्फ डिपेंड होके, पति के ऊपर डिपेंड होके नहीं। अमूमन जो महिलाओं की आप इंटरव्यू कर रहे हैं, हो सकता है मेरी बात थोड़ा सा पता लग जाए, लेकिन महिलाएं जो राजनीति में आती हैं तो उनके पति ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये राजनीति का तरीका भी नहीं है। एक बार यहाँ जब पंचायत चुनाव हुआ तो मुखिया पति ज़्यादा पहचाने जाते थे, मुखिया को कोई पहचानता ही नहीं था। तो ये नहीं चलेगा। अगर महिलाएं, भाई इस देश में तो झांसी की रानी भी हुई है, इंदिरा गांधी भी हुई है, सरोजनी नायडू भी हुई है, समझे ना। तो ऐसे बहुत से लोग हुए हैं। तो अगर उस स्टाइल से कोई राजनीति में आता है तब तो बहुत अच्छा है। 33% क्या, 33% से बढ़ भी सकता है मामला। और जहाँ तक आरक्षण की बात है तो हम लोगों ने तो बिहार में 50% आरक्षण दिया है पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि महिलाएं बढ़ें, लेकिन आप जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप के आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। यह भी एक अनुभव का चीज़ है। आप वो राजनीतिक उनके स्वविवेक से और उनके स्वाभिमान को जगा के ही राजनीति किया जा सकता है, या उनको राजनीति में लाया जा सकता है। ठीक ही कहा प्रवीण जी ने। घर सबसे पहला स्कूल होता है, और ये इस स्कूल की जिम्मेवारी अगर महिलाओं को दे दी जाए तो समाज, देश, राज्य सब विकास करेगा। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार आवामी में आने के लिए। आप ओंकार आवामी देखते रहिए, फिर मिलते हैं। नमस्कार।